कि हमें स्टडी अब्रॉड के लिए कितना बजट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमाइमा इफ्तिखार एंड आज हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि हमें स्टडी अब्रॉड के लिए कितना बजट चाहिए। स्पेसिफिकली किसी कंट्री की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे और जोन सी लाइक मेन डेस्टिनेशन है व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड, जो स्टूडेंट्स की मोस्ट प्रेफर्ड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनिशियली एनुअली कितना बजट आपको रिक्वायर्ड होता है और एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बजट जब भी आपने एवेल्युएट करना है तो वो दो तरह से होता है। एक आपका होता है इनिशियल बजट और एक आपका होता है एनुअल बजट। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में आपका इनिशियल बजट नहीं आता, ठीक है। आपके डिसीजन मेकिंग में आपका आता है एनुअल बजट डेफिनेटली, जिसमें आपके पूरे एक साल की फीस, लिविंग एक्सपेंस और इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपेंस आ सकता है तो वो आप एवेल्युएट करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें से लेट्स से कि मैं जिस भी कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कितने वर्किंग आवर्स अलाउड हैं और अगर मैं कुछ साथ करता भी हूँ पार्ट टाइम जॉब, तो क्या मैं अपनी जो है वो फी या कोई साथ थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। सो ये बड़े फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है डेफिनेटली। बट ऑब्वियसली देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो कि सोचते ही ये हैं कि वहाँ जाकर सिर्फ उन्होंने अर्न ही करना है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टडी प्रॉपरली, जिसकी वजह से वो जब सोच ही ऐसा लेते हैं तो वहाँ जाके उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अपनी सारा फोकस्ड होते हैं काम करने में और अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते। इन लॉन्ग टर्म उनको जो है इस चीज़ का नुकसान कैसे मिलता है कि वो फिर बाद में वाइट कॉलर जॉब्स नहीं कर पाते, वो हमेशा ये क्या कहते हैं और जॉब्स में ही पड़े रहते हैं। व्हेन इट्स कम टू गेटिंग पीआर, तो उस टाइम उनको एक्चुअल में पता चलता है कि एक्चुअल में वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, उन्होंने किस चीज़ को खोया है, राइट। इसके अलावा कमिंग बैक टू आर बजट पॉइंट, जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो है कितना बजट आपको एनुअल रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाली टाइम पे अब हैं, ऑब्वियसली जब आप अपने पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि मतलब मामा या बाबा मैंने जाना है और कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ये कह सकते हैं बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास, आप अगर यूके जा रहे हैं तो मैं 12,000 या 13,000 मैंने जो अपना हिसाब किताब लगाया है, इतनी एनुअल फ़ी जो है मैं लगा सकता हूँ। या फिर उसके बाद अगर आप यूएसए जा रहे हैं तो बेटा इतनी फ़ी मैं आपकी पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो उस टाइम हम बजट वो कह रहे होते हैं उसको बहुत गौर से सुना करें अपनी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट कि हो सकता है कि आपको जो यूनिवर्सिटी पसंद हो उसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो या स्लाइटली कम हो या कोई और भी मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं, बट क्योंकि आपके स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स हैं तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई मैं अल्टीमेटली इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकलेंगे तो उधर जाकर आपको फी देने में प्रॉब्लम आएगी और जब दोबारा आप यहाँ से मंगवाएंगे तब अगेन आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन डिसाइडिंग ओवर कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज। उसके अलावा मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि जब आपने एक फी डिसाइड कर ली, वो हमेशा आपकी होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। अगर वो आपके अफोर्डेबिलिटी 12 कह रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे फी 11 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं अपने लिविंग एक्सपेंस पे। अब जिस भी आप कंट्री में जाएंगे वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस डिफरेंट है। लेट्स से अगर आप यूके की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर आप लंदन जाते हैं तो लिविंग एक्सपेंस आपके 12,006 हैं जो आपको पूरे एक साल में चाहिए होंगे अपने लिविंग एक्सपेंस मीट करने के लिए। फिर उसके बाद आपकी अगर आप कनाडा जाते हैं तो अराउंड 10,000 कैनेडियन डॉलर आपके लिविंग एक्सपेंस। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 21,004 लाइक ये आपकी लिविंग एक्सपेंस है। और उसके बाद अगर आप जाते हैं कनाडा भी हो गया, यूके भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आप किस स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। तो वो ऑब्वियसली जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किस स्टेट में मैं जा रहा हूँ तब तक मैं आपको उसका बता नहीं सकती। इसके अलावा ये 4 मैंने मेन कंट्रीज की बात कर ली है, बाकी मलेशिया भी है, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं डेफिनेटली, फिर उसके बाद दुबई है, फिर आयरलैंड है, ऐसे और बहुत सारी कंट्रीज हैं। सो ये मैंने आपसे मेन कंट्रीज की बात कर ली जिसमें आपका ऑलमोस्ट मैंने इन
सबका जो है ना ये, क्योंकि मोस्ट डिजायर्ड एंड प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस हैं, सो सिर्फ मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं ऑब्वियसली। अच्छा, इसके बाद अब ये हो गया एनुअल बजट। अब ये जाहिर सी बात है, अगर आप एक साल यूके जा रहे हैं, यूके में आपका मास्टर्स ही एक साल का है, तो आपका एक साल का बजट आपको रिक्वायर्ड है। यूएसए जा रहे हैं तो 2 इयर्स, अगर आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया देन 2 इयर्स, उसके बाद अगर आप जा रहे हैं कनाडा देन 2 इयर्स, सही है मास्टर्स के लिए। अगर हम उसकी बात कर लें बैचलर्स की, तो वो यूके में 3 साल का है। अगर आप फाउंडेशन में जा रहे हैं तो 4 साल का हो जाता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज 4 साल का ऑफर करती है, कुछ 3 का करती हैं। इसी तरह अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे 4 इयर्स का है, ठीक है। सो जाहिर सी बात है, वो आप एक साल के बाद, मैं हर साल आपको ये बजट फिर रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, यूएसए में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, एंड दैट इज कि आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, फर्स्ट ईयर ना ऑफ कैंपस रहना अलाउड है, ना ऑफ कैंपस जॉब करना अलाउड है। जो भी आपके 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउड होते हैं वो आप ऑन कैंपस ही कर सकते हैं, और अकोमोडेशन भी आपकी ऑन कैंपस ही होनी चाहिए, सही है। उसके अलावा नॉट ओनली दिस, ऑब्वियसली फिर अगर आपको जॉब करना मतलब आप जॉब करना चाह रहे हैं ऑफ कैंपस, या रहना चाह रहे हैं ऑफ कैंपस, आपके कोई वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, समथिंग लाइक दिस, so you have to take proper permission from university, then you can go and work outside of campus. अच्छा, ये हो गया, हमने ओवरऑल एक एनुअल बजट की बात कर ली। अब आते हैं इनिशियल की। अच्छा, इनिशियल भी वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। अगर यूके की बात कर लें तो इट्स अप टू यू कि आप पूरे साल की फी डिपॉजिट करा के जाना चाहें, या जस्ट अपना जो है वो अपना जो भी उनका मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट है वो डिपॉजिट करा के जाना चाहें। अगर हम ऑन एवरेज बात कर लें तो लेट्स से आपने इनरोल होना ज़रूरी होता है। यूके में 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, एक आपका इनिशियल बजट और एक आपका इनरोलमेंट। लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, XYZ कोई भी आप लगा लें, एक यूनिवर्सिटी, उसकी जो इनिशियल डिपॉजिट है दैट इज़ 5000, बट उसकी इनरोलमेंट 50% क्यों नहीं है, और उसकी टोटल फीस 15,000 है, और उसकी स्कॉलरशिप 2000 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 15 में से 2 निकाल तो 13, 13 का हाफ कितना हुआ, 6500 का जो इनिशियल डिपॉजिट है दैट इज 5000, ठीक है। अब ये आपके पूरे ओवरऑल फी में से डिडक्शन और कैलकुलेशन सारी हो रही है 5000, प्लस उसमें आप अपना जो है ना जब देखते हैं इनरोलमेंट आपने करवानी है, इनरोलमेंट आप करवाएंगे तो आप वहाँ पे एक लीगल स्टूडेंट की हैसियत से रह सकते हैं, सही है। तो वो इसका मतलब कि आप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर क्लासेस आप 1500 और पे कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये हो गया कि इनरोलमेंट और इसमें क्या डिफरेंस है। वैसे मैंने इनरोलमेंट और फी की डिटेल्ड वीडियो अलग बनाई हुई है, तो अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी देख सकते हैं। यूके में जो आपकी IHS है ये कॉस्ट करती है आपको 470 पर एनम, और जो आपकी एम्बेसी फी है दैट इज 366। उसके अलावा जो आपका टीबी टेस्ट होता है दैट इज आपका जो क्या उसे कहते हैं 11,500 PKR, ठीक है। उसके बाद वही आपका जो इनरोलमेंट फी और ट्रैवल एक्सपेंस, आपके आइल्स पे जो एक्सपेंस आता है ये आपका शॉपिंग आप लगा लें, ये टोटल आपका जो यहाँ से वहां जाने में एक्सपेंस आएगा, दैट्स इट। एनुअल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो इनिशियली आपको अगेन वही देना पड़ता है, आपकी एम्बेसी फी 630। उसके बाद आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है दैट कॉस्ट यू 425 पर एनम, एंड अगेन आपको सेमेस्टर फी पाकिस्तान से पे करनी पड़ती है। लेट्स से उसकी फी आपकी 25,000 थी, तो उसका हाफ कितना बनता है 12,500 जो आपको पाकिस्तान से पे करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं उस पे यूएसए पे। यूएसए पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको। इनिशियली 99% स्टूडेंट 99% यूनिवर्सिटीज में इनिशियल डिपॉजिट कोई नहीं होता, मीन्स के विदाउट एनी फी यू कैन लॉन्च योर वीजा एप्लीकेशन, ठीक है। आफ्टर you know after the outcome of your visa you can pay your university's fee, and then obviously you have to pay your enrollment fee definitely. अब लेट्स से एक यूनिवर्सिटी उसकी फी 25,000 है, बट बिफोर वीजा एप्लीकेशन यू हैवंट पेड एनीथिंग, तो कोई मसला नहीं। आपका वो यूनिवर्सिटीज का डिपॉजिट ही नहीं इवन दो होता, कोई मसला नहीं, आप उसको करें, लॉन्च करें वीजा एप्लीकेशन। अगर आपका वीजा इशू हो जाता है या नहीं भी होता व्हाटसोएवर, तो जिस मतलब लेट्स से अगर हो गया है तो फिर ही आपको अपनी पे करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर उसकी 25,000 फी है तो ऑब्वियसली आपको सेमेस्टर फी देके इनरोलमेंट करवानी होती है, सेमेस्टर फी पे ही इनरोलमेंट होती है। यूके में होता है कि देयर आर सम यूनिवर्सिटीज
जो मिनिमम डिपॉजिट पे आपको इनरोल कर देती है। इसी तरह अगर हम कनाडा की बात करें तो उसमें आपकी पूरे साल की फीस पाकिस्तान से डिपॉजिट होती है। अगर आपने STS अप्लाई करना है, अगर आपने नॉन STS अप्लाई करना है, तब वही आपका जो इनिशियल बजट है वो आपको करना पड़ता है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, नॉन STS हम अप्लाई कर सकते हैं, केस टू केस वेरी करता है, बट यहाँ पे ना जो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से रिकमेंड नहीं करती कि ये अप्लाई किया जाए, ठीक है। सो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोफाइल टू प्रोफाइल ही वेरी करेगा। तो अगर हम STS की बात करें, जो 99% स्टूडेंट्स जो यहाँ से वीजा स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, तो उसमें आपको 10,000 का ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको पूरे साल की फी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट, जिसमें हम कोशिश कर सके कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सके रिगार्डिंग क्या बजट आपको रिक्वायर्ड होता है व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड, from your study, from your initial budget to annual budget. We have discussed every factor. Still you think there is something that I missed, so you can contact us on our social media handler, also on our WhatsApp number. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.